इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। आज हम बॉक्स कवर करेंगे, इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, देश में पहले महिला बैंक की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में था। बाद में इसको क्या नहीं चल पाया, इसको शायद मर्ज कर दिया गया। फिर अगला, संसार में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की मां, मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स की उपमा प्राप्त है? आंसर, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। किसको? बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है। अगला, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? हमारा जैसे केंद्रीय बैंक आरबीआई है, ऐसे ही पूछ सकता हूं कि आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आंसर, देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन, यानी मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू, है ना। नोट इश्यू करना पहला काम है किसका? सेंट्रल बैंक का। बाकी काम बाद के हैं। कैशलेस लेन देन बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आंसर, नीरज कुमार गुप्ता समिति। अगला, भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, मैंने आपको कहा था सन पूछेगा। पहले तो यह पूछेगा भारत में नोट निर्गमन की जो व्यवस्था है उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। इंग्लिश में क्या बताया था? न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व। चेक कीजिए, कैशलेस नहीं होगा भाई, कोष है वो। कैशलेस तो मिनिमम मॉनेटरी फंड सिस्टम। वर्तमान नोट निर्गमन की व्यवस्था में न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली को कब स्वीकार किया था? आंसर, 1957 में। 1857 के रिवोल्ट के 100 साल बाद, ऐसे याद करना। ठीक है, भारत में व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल, बिजी सीजन कब माना जाता है? अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई तक। अक्टूबर नवंबर से ये चल रहा है, ये व्यस्त काल चलता है। इस समय मुद्रा एवं साख की मांग बढ़ जाती है ना। त्योहार, शादियां और पता नहीं क्या क्या। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? ये मैंने क्वेश्चन अपने समय में भी देखा है। मतलब अभी कुछ साल पहले जब बच्चों के पेपर चेक कर रहा होता हूं तो वहां पर देखा मैंने, सार्वजनिक क्षेत्र के यानी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उनके अध्यक्ष का चयन कौन करता है? आंसर, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो। आगे, भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना के निमित्त प्रथम आयोग ने किया था चैम्बरलिन आयोग 1914। कहा था लेकिन हुआ नहीं था इससे। ठीक है, 1914 में ही कह दिया था उसने कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। आगे, हिल्टन यंग आयोग का वर्ग किसके लिए गठित किया गया था? 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु सुझाव देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग का संबंध है, आंसर मतलब 1926 का संबंध है एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु सुझाव देने से। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई ने प्रत्येक 2 माह पर मौद्रिक नीति की घोषणा करना प्रारंभ किया था? आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली समिति। उर्जित पटेल समिति ने कहा था हर 2 महीने में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करेंगे अपनी। आगे, ये बता दिया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था जो ये हो गया था भाई। सीडी देशमुख, स्वतंत्र भारत के प्रथम। बैंक दर का क्या अर्थ है? केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों के बिलों पर ली जाने वाली पुनर्कटौती की दर क्या कहलाती है? बैंक रेट कहलाती है। 20 शब्दों में पूछेगा, वो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, उस डेफिनेशन को लिखना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग शब्द में लिख रहा हूं, पुनर्कटौती की दर। ठीक है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक अन्य कॉमर्शियल बैंकों को क्या करता है? उनकी प्रतिभूतियों की साख पर ऋण देता है, उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। एक डेफिनेशन वो पढ़ ली हमने। बैंकों के वैधानिक कोषानुपात में वृद्धि से साख की मात्रा, क्रेडिट की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? साख की मात्रा कम हो जाती है। बैंकों के वैधानिक कोषानुपात में वृद्धि। सरकार की ऋण नीति लागू करने में कौन सा साख नियंत्रण उपाय सहायक होता है? खुले बाजार की क्रियाएं। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण। ये गुणात्मक साख नियंत्रण, परिमाणात्मक साख नियंत्रण, वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं ये। ठीक है, जिसकी थ्योरी बता दी गई है।
एक बार उसको फिर पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएंगे। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कौन से बैंक है? नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक। कैक नहीं, बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड के लिए, इसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। आगे, तरलता को नियंत्रित करने के लिए सीमांत निक्षेप सुविधा की शुरुआत कब की गई थी? आंसर 8 अप्रैल 2022, अरिजित आर पटेल की अध्यक्षता वाली विशेष समिति ने सीमांत निक्षेप सुविधा, इसको इंग्लिश में बताइए, मार्जिनल सीमांत निक्षेप सुविधा को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मार्जिनल डिपॉजिट फैसिलिटी, MDF। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम एवं प्रभावकारी हुआ 1862 में। आरबीआई कब से साख नियंत्रण के एक प्रभावी उपाय के रूप में चयनात्मक साख नियंत्रण को प्रयुक्त करती आ रही है? 1956 से। ऊपर करो। 23 जुलाई 2018 को दबाव युक्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था? प्रोजेक्ट सशक्त। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों को कम से कम कितना प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है? आंसर 40%। ये इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। आरबीआई ने निर्देश दे रखे हैं बैंकों को कि आपने जो उधार देना है उसमें 40% जो उधार देंगे वो किसको देंगे? प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को। और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की अभी एक लिस्ट पढ़ेंगे हम, कहीं ना कहीं पर दे रखी होगी उसने कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र किन्हें कहा जाता है। तो 40% ऐसा नहीं कि कार लेने के लिए बांट दिए, 40% आपको प्राथमिकता वाले क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा? उपलब्ध कराना पड़ेगा। क्या? लोन। ठीक है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए ऋण प्रतिशत का कितना भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाता है? 18%। 40% तो आपने प्राथमिकता, जो प्राइमरी प्राथमिकता बोलते हैं, सबसे ज्यादा जिसको प्रायोरिटी देंगे हम, 40% देना, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर को उसमें कितना देंगे हम? 18% देंगे। कितना? 18%। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कितने प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराने का, उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य आरबीआई ने निर्धारित किया? उनको भी 40%। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? 1917। ट्रेजरी बिल्स। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसका जो सिक्योरिटीज होता है उसके कागज पर कुछ साइड में कुछ बना होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गिल्ट एज्ड बाजार, है ना, एक कोना होता है ना जो कागज का, एज्ड। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखानुवर्ष वर्तमान में क्या चल रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले क्या चलता था? 1 जुलाई से 30 जून। अब चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जरा मुझे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की लिस्ट निकाल के दो। 40% देना पड़ता है, कहीं पर होगा प्राथमिकता वाले क्षेत्र? नहीं, बॉक्स होगा, इस तरफ होगा बॉक्स, इस साइड में होगा। ऊपर ऊपर करो, और ऊपर करो, ऊपर करो। नहीं, इसमें नहीं है, और आगे करो। ये वाले, ये देखो, प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या क्या होते हैं? प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण प्राथमिक क्षेत्रदार उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन पर यदि विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिन पर यदि विशेष ध्यान नहीं दिया जाए तो उन्हें समय पर पर्याप्त ऋण नहीं उपलब्ध हो पाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के तहत क्या क्या आते हैं? एग्रीकल्चर, 18% देना पड़ेगा इसको। दूसरा, सूक्ष्म और लघु उद्योग, यानी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज। शिक्षा, एजुकेशन। आवास, हाउसिंग, ऊपर दिखाओ। निर्यात साख, निर्यात बोलते हैं एक्सपोर्ट को। सामाजिक अवसंरचना, अवसंरचना बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अक्षय ऊर्जा, कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा, जैसे सोलर, जैसे जियोथर्मल, विंड, है ना, ओटेक, अन्य। ये प्राथमिक क्षेत्र वाले क्या हैं? उपयुक्त क्षेत्रों को पर्याप्त सांस्थानिक ऋण का प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि बैंक अपने अग्रिमों के कम से कम 40% हिस्सा
प्राथमिक क्षेत्र को उधार देंगे, कृषि को 18%, सूक्ष्म उद्योग को 7.5% देंगे और कमजोर वर्गों को 10%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 जुलाई 2012 को जारी प्राथमिक क्षेत्र उधार PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL फुल फॉर्म देखिए PSL की, हाँ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL, संबंधी संशोधित दिशा निर्देशों में 20 दिशा निर्देशों में चलेगा तो 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण यानी ANBP या देनदारियों OBE की समतुल्य राशि के 40% हिस्से का ऋण जो भी उच्चतर है प्राथमिक क्षेत्र को आवंटित करें। इसके अंतर्गत 18% तथा 10% का ऋण क्रमशः कृषि तथा अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए अधिदेशित किया गया है, दिए गए हैं। कमजोर वर्ग को 10%, एग्रीकल्चर को 18%, है ना। अब ऊपर आओ भाई, कहाँ थे हम। ये हो गया है 40% वाला हो गया है, ये बता दिया था, ये बता दिया मैंने। ये बैंक रेट चेंज होता रहता है, महत्वपूर्ण बैंकिंग दरें हर 2 महीने में या तो है ना चेंज हो सकती हैं। मतलब कुछ खास नहीं, आगे चलो। ये बीमा विषय भारत की किस सूची अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 3 सूचियां होती हैं जब हम शेड्यूल पढ़ रहे होते हैं। तो 7 शेड्यूल में 3 सूचियां होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है, केंद्र को होता है। स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को होता है, राज्यों को होता है। कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन चलती किसकी है? केंद्र की चलती है। यानी अगर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य द्वारा बनाए गए कानून से टकराता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची। ये पूछ रहा बीमा किस विषय का है, तो आंसर यूनियन लिस्ट। जब यूनियन लिस्ट के हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसके बीच में आता है कहां पर? प्रविष्टि संख्या भी याद करनी पड़ती है। प्रविष्टि संख्या मतलब किस नंबर पर कौन है, ये भी याद करना पड़ता है बड़े पेपरों के लिए। वनडे में तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। तो संघीय सूची किसमें? यूनियन लिस्ट में। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 19 अप्रैल 2000 को। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही हुआ। इरडा की स्थापना यही है, चेक करना। इरडा ही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट प्राधिकरण को क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। 19 अप्रैल 2000। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष स्थापना कब हुई थी? 1995-96, 1995-96। सन 2000 में जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन में किन GIC की 4 अनुषंगी शाखाओं का विलय कर दिया गया था? ये हम पढ़ चुके हैं। NICL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये पहले भी पढ़ चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो। बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 कब लागू हुआ? 16 मार्च 1949 को। कब? 16 मार्च 1949 को। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आंसर 1992-93। स्वयं सहायता समूह जहां पर भी दिखता है लेख उसको पढ़ें, उस पर मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। किस पर? इसको बोलते हैं स्वयं सेल्फ हेल्प SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। माइक्रो इंश्योरेंस किसे बोलते हैं? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडाई ने की एक समिति के सुझाव पर 2005 में सूक्ष्म बीमा की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य कमाने वाले की मृत्यु होने
गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु भुगतान, नष्ट हुए घरों एवं व्यवसायों के पुनर्निर्माण आदि सामान्य जोखिमों से निपटने के लिए लोगों को सशक्त बनाना है। आगे, बीमा पैट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, किसी वित्तीय वर्ष में कुल बीमा किस्त और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बीमा पैट की संख्या दी जाती है। बीमा घनत्व, इंश्योरेंस डेंसिटी, जनसंख्या के सापेक्ष बीमा प्रीमियम के अनुपात को बीमा घनत्व कहते हैं। जनसंख्या के सापेक्ष बीमा प्रीमियम के अनुपात को बीमा घनत्व कहते हैं। प्रति व्यक्ति बीमा घनत्व हमारे देश में कम है। क्या है? प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम। किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के, तो जब हम लोग देख रहे थे तो हमारा जो बीमा प्रीमियम है वो बहुत कम है, जबकि अन्य देशों में हमने क्या देखा था, बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितना था हमारे यहाँ बीमा प्रीमियम? कुछ याद है? 100 से कम था। क्या था? 100 से कम था। आगे दिखाओ भाई। ये क्वेश्चन यहां से बनाया है, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। भाग जाते बड़ी तेज। और नीचे करो। एक क्वेश्चन उसने यहां से बनाया था, उनके नाम ये दिल्ली की इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये बनाया था ना, अभी ऊपर पे पढ़ा था हमने, है ना। उनका मर्ज कर दिया गया था, ये NICL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड, तो उसको हम पढ़ चुके हैं, तो वहां से उसका क्वेश्चन बन गया उस तरह से। आगे दिखाओ। ये कर लिया था हमने, ये भी हो गया था। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नाबार्ड ने किस बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है? भारतीय स्टेट बैंक को। ठीक है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक। फ्रांस की कार्डिफ SA के साथ गठबंधन सहयोग से। भारत में कितने विदेशी बैंक हैं और किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं स्थित हैं? 45 हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक 100 शाखाएं हैं भारत में। इसकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक 100 शाखाएं हैं। विदेशों में किस भारतीय बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। 19 देशों में 35 शाखाएं हैं इसकी। आगे, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स योजना किस बैंक द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी? SBI द्वारा वर्ष 2000 में अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा इस योजना के तहत स्वीकार की गई थी। इन जमाओं का पुनर्भुगतान 2005 से शुरू किया गया। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक ने कब लागू की थी? ओम्बुड्समैन बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? ओम्बुड्समैन योजना 14 जून 1995। 14 जून 1995। तब हम तैयारी शुरू ही कर रहे थे, तब आता था ओम्बुड्समैन। कहां से आया? स्कैंडिनेवियन कंट्री से आया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से आया। लिवरेज अनुपात क्या है? बैंकों का ऋण संपत्ति अनुपात ही लिवरेज अनुपात कहलाता है। इस अनुपात के अधिक होने से बैंक की ब्याज देयता अधिक होती है। ऋण संपत्ति अनुपात को ही लिवरेज अनुपात कहा जाता है। ठीक है, आगे। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहां स्थापित किया गया था? कोच्चि में। पहला इस्लामिक बैंक कहां स्थापित किया गया था? बेसल 3 क्या है? बेसल एक जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड में है शायद। ये क्वेश्चन बन चुका है। और वहां पे कुछ मानक सुझाए गए थे कि अगर पूरे विश्व के लिए सुझाए गए थे कि अगर बैंकों को सही अपना चलाना है तो इन मानकों को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। बेसल 3 क्या है? बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियम, यानी लिक्विडिटी के जो नियम है, उच्चतम पूंजी आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संज्ञा है बेसल 3। अगर और हम इनको वो करते हैं क्या, प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि हम बेसल 3 के मानकों को क्या कर दें? पूरा कर दें, तो हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है या बैंकिंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। बैंकों को भी तो सुरक्षित रखना जरूरी है। तो उसके लिए संसार के जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उनकी बैठक में बेसल 3 में मानक सुझाए गए कि भैया आकस्मिक व्यवस्थाएं भी आती हैं कई बार, तब क्या करोगे? तो तब क्या होगा? उच्चतम पूंजी आवश्यकता, आकस्मिक व्यवस्था, तरलता, इनको नियम दिए उन्होंने कुछ।
जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है यूएनओ के, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, तो भारत सरकार भी क्या करती है, उनको अचीव करने की कोशिश करती है। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर जो है वो इसको बेसल 3 मानकों को क्या करता है, प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है। जब प्राप्त कर लेंगे तो ये माना जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। आगे एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस कहाँ स्थित है और कब स्थापित किया गया था, बेसल स्विट्जरलैंड में 1930 में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा बेसल क्या है, तो शहर है स्विट्जरलैंड का। और सच बताऊं तो जिस समय क्वेश्चन बना उस समय अधिकतर लोगों को नहीं पता था कि बेसल क्या है ना। एफएसडीसी अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब और किस लिए किया गया था, 30 दिसंबर 2010 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष नियामक संस्था का गठन किया गया। यह विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। आरबीआई, सेबी, इरडा तथा पीएफआरडीएस के सदस्य हैं। किसके, एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। कब बनाया गया, नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, परिषद, काउंसिल बोलते हैं परिषद को। का गठन कब और किस लिए किया गया, 30 दिसंबर 2010 को किया गया। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, अध्यक्षता कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। शीर्ष नियामक संस्था है ना, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। क्या करती है, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित करती है। इसके कौन कौन सदस्य हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है और पीएफआरडी है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्मित किया गया, इनमें बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा क्रेडिट कार्ड। फिर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु कुछ समितियां, यहां से क्वेश्चन बनता है, एक समिति पूछ लेगा कोई। गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है, ग्राहक सेवा में सुधार से है। एक घोष समिति का संबंध किससे है, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने से संबंधित है। वाईवी रेड्डी समिति छोटी बचत से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार हेतु। पीआर खन्ना समिति गैर, ये इंपॉर्टेंट है, कौन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादन संपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए कौन सी, पीआर खन्ना समिति बनाई गई है। दीपक पारिक समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुधार हेतु। पीआर नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु। तारापुर समिति इंपॉर्टेंट है भाई, फॉरेन एक्सचेंज में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु। कई बार क्वेश्चन बन चुका है तारापुर समिति से। तारापुर समिति का संबंध किससे है, आंसर विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज में पूंजी खाता, पूंजी बोलते हैं कैपिटल काउंट, परिवर्तनीयता हेतु। आरबी गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु। डी सुब्बा राव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु। और दामोदरन समिति बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु। दामोदरन समिति बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु। हल्का फुल्का यहाँ पे बता रखा है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, नासिक में है, महाराष्ट्र में। क्या करती है देख लेना, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास, क्या क्या बनाती है, मतलब क्या क्या छापती है वो बता रखा है उसमें। मेन काम है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, नासिक में। कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र में है। स्टाम्प बनाती है, गैर अदालती स्टाम्प, डाक टिकट, डाक भिन्न टिकट, है ना। बैंकों के चेक बनाती है, चेकबुक आती है ना आपकी, कई दिन लगते हैं चेकबुक आने में, तो यही छपती है वो। बॉन्ड्स बनाती है, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग जो पत्र होते हैं उनको बनाती है, पोस्टल ऑर्डर बनाती है, पासपोर्ट बनाती है। पासपोर्ट में भी टाइम लगता है आपके आने में, लिखत पढ़त होती है। उसके बाद दिखाइए, ये इंडिया सिक्योरिटी थी, अब ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। ये क्या है, ये हैदराबाद में, ठीक है। करेंसी प्रेस नोट कहाँ है, नासिक में है, महाराष्ट्र में। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000, 2000। अब भाई 2000 का नोट चल रहा है क्या, बंद हो गया ना। अब सबसे बड़ा नोट 1000 है, 1000 का 500 ही है, हाँ सबसे बड़ा 500 ही है। तो छापती थी, अब 2000 का भी ले लिया, है ना। आनंद आ गया। जिन लोगों ने डबल बेड में छुपा रखे होंगे ना, आग लगानी पड़ी होगी, ठीक है। टाइम दिया था पर आपके पास
50 करोड़ रुपए हैं, कैसे ठिकाने लगाओगे? मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा कि मेरे गुल्लक में 2000 का नोट है, वो तो कभी भी चेंज करा देंगे, करा दिया मतलब। लेकिन 50 करोड़ रुपए कैसे ठिकाने लगाओगे? अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। इससे क्या होता है कि इससे जो है ना ब्लैक मनी, उस पर क्या लगेगा, और जो लोगों की जमा करने की वो है ना कि कमाते जाओ और लूटते जाओ और जमा करते जाओ, तो समझ लो सरकार की इन नीतियों का अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसका मतलब उसके नोट क्या हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। ठीक है। बैंक नोट प्रेस देवास, जब नोटबंदी हुई तब हम पर फर्क नहीं पड़ा, जब 2000 के नोट वापस लिए गए तब हम पे फर्क